अध्याय 1 कौटिल्य का युद्ध दर्पण फोर्थ सेमेस्टर सैन्य विज्ञान फोर्थ सेमेस्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्याय 1। ठीक है, पेपर का नाम आप लोगों को हमने बता ही चुका है पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्ट्रैटेजिक विचारक, जिसमें हम विभिन्न विद्वानों और विचारकों के विचारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, युद्ध संबंधी विचारों के बारे में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा कौटिल्य का युद्ध दर्पण। इसमें कौटिल्य को देखा जाए तो सिर्फ ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑलराउंडर कह सकते हैं, ऑलराउंडर हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर इसलिए कह सकते हैं, इन्होंने राज्य की सारी व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें सैन्य संगठन, किलों की व्यवस्था, किलों को बनाने की विधि, सुरक्षित किले किस प्रकार होते हैं, विदेश नीति, सैन्य संगठन, युद्ध नीति, युद्ध कला, हर प्रकार से राज्य के कितने अंग हो सकते, राजा के कितने अंग हो सकते हैं, कौन विदेश नीति में कौन मित्र हो सकता है, कौन शत्रु हो सकता है, इन्होंने क्या नहीं लिखा है। यू मान के चलिए कि ऐसे विद्वान व्यक्ति के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं जो बिल्कुल मान लीजिए जिसके सभी विद्वानों को अगर मिला दिया जाए, सैन्य एवं रक्षा विशेषज्ञों को, तब भी संपूर्णतः इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आचार्य कौटिल्य को हम निम्न अध्यायों के निम्न चैप्टरों के अंतर्गत इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, पहले में हम लोग उसी चैप्टर के अंतर्गत कौटिल्य के युद्ध दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय, कौटिल्य के सैन्य विचार तथा स्ट्रैटेजिक योगदान। इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे प्रत्येक सेना के अलग अलग कार्य, युद्ध में प्रयोग होने वाले जानवरों को प्रशिक्षण, सेना या पैदल सेना या बलों के प्रकार, दुर्ग व्यवस्था, सुरक्षात्मक दुर्ग निर्माण विधि, सैनिक भर्ती, वेतन एवं भत्ते, सैन्य प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध यंत्र, युद्ध यात्रा विधि, व्यूह रचना, युद्ध कला एवं युद्ध के प्रकार, आयुधागार, दूत एवं गुप्तचर, युद्ध कार्यालय, विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके, राज्य संबंध जिसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है, राज्य के तत्व के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत का वर्णन इन्होंने किया है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण के कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय। मित्रों, आचार्य कौटिल्य को कौन नहीं जानता। कौटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन, विष्णुगुप्त आदि ये सभी जो है कौटिल्य के नाम हैं। चलिए संक्षिप्त परिचय। प्रमुख नाम कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। पिता का नाम इनके था चणक, इसीलिए चणक पुत्र चाणक्य इनका नाम रहा। महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, नीति विशारद, दूरदर्शी विद्वान एवं सैन्य मामलों के विशेषज्ञ। सैन्य का एक प्रकार से इनको जो है हर प्रकार का विशेषज्ञ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये चंद्रगुप्त के गुरु एवं निर्माता थे। वही चंद्रगुप्त है मित्रों जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अपने बुद्धि, सोचिए आप, एक अकेला ब्राह्मण जिसने अपनी बुद्धि के दम पर उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद को सत्ता विमुख करके उसके स्थान पर चंद्रगुप्त को बैठाकर मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने कराया था। अर्थात चंद्रगुप्त के ये गुरु थे, निर्माता भी समझ लीजिए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में कि आचार्य चाणक्य किस विषय के विद्वान थे, या तक्षशिला विश्वविद्यालय के किस विषय के आचार्य थे, क्या विषय पढ़ाते थे वो। तो सबके दिमाग में आता है सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, लेकिन वास्तव में वो पॉलिटिकल साइंस के थे। ठीक है, इनकी वो पुस्तक है अर्थशास्त्र है। विदेशी विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई, और विदेशी विद्वानों ने अर्थशास्त्र को एक फर्जी ग्रंथ घोषित करने का पूर्ण प्रयास किया है। लेकिन जब फर्जी है ही नहीं तो फर्जी कैसे हो सकता है। पंडित श्याम शास्त्री ने मैसूर से इस ग्रंथ को प्राप्त किया। वर्ष 1905 में पहली बार इंडियन एंटीक्वेरी में अनुवाद सहित इसको प्रस्तुत किया था। वर्ष 1909 ईस्वी में बड़ी शुद्धता से इसे प्रकाशित कराया, जिसे विरोधियों ने भी मान्यता अंत में प्रदान कर दी। ठीक है, चलिए आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने क्या क्या वर्णन किया है इसके बारे में देख सकते हैं। सेनांग अर्थात सेना के अंग, सैन्य संगठन, अस्त्र शस्त्र, युद्ध विभाग, शिविर दुर्ग, युद्ध के प्रकार, युद्ध के नियम, दूत एवं गुप्तचर, युद्ध नीति, राजनीति, विदेश नीति, युद्ध कला, मंडल सिद्धांत। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों का वर्णन उन्होंने किया है। हालांकि इन चीजों को हम अपने इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे।
ठीक है। अपने तीक्ष्ण बुद्धि एवं चंद्रगुप्त के पराक्रम से नंद वंश के धनानंद महापद्मनंद के 8 पुत्रों में जो अंतिम पुत्र था उनका धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कराया था या की थी स्वयं, क्योंकि दिमाग तो इन्हीं का था पूरा, शक्ति भी इन्हीं की थी लगभग। आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 321 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का राजा बनाया और स्वयं उनके मंत्री रहे। इससे पता चलता है कि अर्थशास्त्र की रचना 321 और 300 ईसा पूर्व के बीच में ही लिखा गया होगा। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, या हम यूं कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य व्यवस्था के आधार पर ही मौर्यकालीन संपूर्ण व्यवस्था संचालित की जाती थी। मित्रों, जब हम ये मान सकते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया, तो हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि आचार्य कौटिल्य के ही नियमों का चंद्रगुप्त ने पालन किया है, क्योंकि अर्थशास्त्र में उन्होंने जो कुछ भी लिया है मौर्यकालीन संविधान या मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है अर्थशास्त्र में लिखे नियमों के अनुसार ही संचालित की जाती रही है। ठीक है। और उस समय, जिस समय चंद्रगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो सैन्य विज्ञान के आचार्य थे उनका नाम था आचार्य सुखदेव। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। यह काल अन्य के मुकाबले उन्नतशील रहा है और मौर्य काल की विकसित राज्य एवं सैन्य व्यवस्था इस विद्वान एवं प्रतिभाशाली ब्राह्मण आचार्य कौटिल्य की देन है। प्रमुख तथ्य, आचार्य कौटिल्य के प्रमुख तथ्य या कथन हम लोग जिसको कहते हैं। मित्रों, ये खास करके कंपटीशन के प्रश्नों में पूछे जाते हैं कथनों में, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने जो पहला कथन, फिर हम कई कथनों को हमने इसमें संग्रह किया है, किसको आप देख सकते हैं, पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, नैतिकता को दूर से ही नमस्कार, आचार्य कौटिल्य ने कहा है। यानी कथन का मतलब ही आचार्य कौटिल्य के ही कथन है ये सब। साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन अपने आप पवित्र हो जाते हैं। पराक्रम शक्ति है और सुख अंत है। अगला नंबर है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के खतरे फन फैलाए हुए सांप के समान है। अगला नंबर है कमजोर के पास एक ऐसा हथियार होता है, उन लोगों की त्रुटियां जो ये समझते हैं कि वे शक्तिशाली हैं। 8वां नंबर है एक संत के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से देखना सही है, किंतु एक शासक और सैनिक के लिए यह एक बहुत बड़ी गलती है तथा अनादर का स्रोत भी हो सकता है। अगला नंबर है जिस तरह जीभ पर रखे शहद या जहर को चखे बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी राजस्व का कम से कम एक अंश ना खाएं ऐसा होना असंभव है। जैसे यह जानना संभव नहीं है कि जल में तैरती मछली कब पानी पीती है, वैसे यह पता करना मुमकिन नहीं है कि सरकारी कार्य में लगे कर्मचारी कब कितना धन चुराते हैं। मित्रों, ये बात तो सही है, आज के समय में तो बिल्कुल सही बैठती है। सरकारी कर्मचारी को जहां मौका मिलता है वहीं पर वो लूट खाते हैं। ठीक है। अगला नंबर है जब गद्दारों की टोली में हाहाकार मचा हो तो समझ लीजिए कि देश का राजा चरित्रवान एवं प्रतिभा संपन्न है। जैसे मित्रों, खास करके सरकारी नौकरी वाले मौज करते हैं, मौज। अब इस समय उनको दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक बिना काम किए पैसा मिल जाता था, अब काम करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि भारी काम करना पड़ रहा है। इसलिए जो है हमें लगता है सरकारी सर्विस वाले व्यक्ति बीजेपी गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते। फिलहाल हमारा किसी राजनीति से मतलब नहीं है, इसको आप लोग बहुत दिल से मत लीजिएगा, लेकिन हमें देखने में ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलिए अगला है मित्रों सैन्य विचार तथा स्ट्रैटेजिक योगदान। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे आगे, इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो हम इसके लिए अगले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, सैन्य विचार तथा स्ट्रैटेजिक योगदान। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहे मित्रों। एक बार फिर से वही चीज़ दोहराएंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वैसे नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे जो करना है बच्चा आपके लिए तो हम करेंगे ही। आप हमारे लिए नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और सदा खुश रहिए।